Hello students, a very warm welcome to Couple Commerce classes. First of all, a very big congratulations all students clearing their CMA foundation examination. सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। अभी बिना किसी देरी करे हम सीएमए इंटरमीडिएट का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सीएमए इंटरमीडिएट में मैं आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी इसके बारे में हम नेक्स्ट 2 मिनट बाद आएंगे। उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न आपका। ओके, तो जो सीएमए इंटर में आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट, टोटल मिला के होते हैं आपके 8 सब्जेक्ट। जो ग्रुप 1 में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका लॉ, सेकेंड सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका वो क्या है, टैक्सेशन। फोर्थ सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। तो जो ये पेपर नंबर आपका 7 है, समझ गए होंगे ना आप। तो पेपर नंबर 7 के आपके 2 पार्ट हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 50 मार्क्स। डायरेक्ट टैक्स आएगा आपके पास 50 मार्क्स का और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आएगा आपके पास 50 मार्क्स का। और ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, चलो ये 50 मार्क्स का है और ये भी 50 मार्क्स का है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये दोनों सब्जेक्ट आपको सीएमए फाइनल में भी देखने को मिलेंगे, दोनों 100 मार्क्स। तो यहाँ पर ये एक के अंदर 2 मिक्स हैं, वहां दोनों अलग अलग होंगे। 50 नंबर का डीटी वहां 100 का बनेगा और 50 का आईडीटी वहां पे आपका 100 मार्क्स का बनेगा। कोई चेंज नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये लॉ होती है। तो अगर डायरेक्ट टैक्स आपने यहाँ पढ़ा है तभी आपका बेस स्ट्रांग होगा, तभी आप इसको फाइनल में अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, कि फाइनल में हम पढ़ेंगे इसका एडवांस लेवल, तो वहां आपको यही बोला जाएगा कि जैसा आपने इंटर में पढ़ा, अब इंटर में आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, माई सेल्फ राशि जैन, मैं आपको पढ़ाऊंगी सीएमए इंटर पेपर नंबर 7 पार्ट 1, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। Without wasting any minute, we are going to start the introduction of your direct tax. ठीक है, चलिए बिना समय बर्बादी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लास में बैठने का, पढ़ने का रूल नंबर 1, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। प्रिपेयर 2 नोटबुक्स, आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। फर्स्ट आपके कॉन्सेप्ट बुक होगी, कॉन्सेप्ट की नोटबुक होगी, और जो सेकंड है वो आपकी प्रैक्टिस बुक होगी। You have to write down notes from classroom lectures। डेली जो मैं लेक्चर्स लूंगी मैं खुद लिखवाऊंगी, आपको वो लिखना है। देखो इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि लॉ है, आपको प्रोविजंस याद करने होंगे। तो अगर आप प्रिंट आउट करवा लोगे ना, दोस्त की कॉपी का फोटो कॉपी करवा लोगे, बाद में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और उसका फर्स्ट पड़ाव है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, लिख लिख के याद करने हैं। ठीक है, पढ़ने हैं, लिखने हैं। मैं भी तो क्लास में लिखूंगी, आपको मेरे साथ लिखना है। उसके बाद एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट होते ही हम प्रैक्टिस नोटबुक पे आएंगे और हम क्या करेंगे, नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे, हमारे आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम दूसरी कॉपी में करेंगे। दिस विल हेल्प यू आउट एट द टाइम ऑफ रिविजन। रिविजन के वक्त बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। ठीक है, ये रूल है आपका
कि प्रिंट आउट नहीं करवाओगे, नोटबुक बनाओगे, नोटबुक में लिखोगे। और दूसरा, दिमाग खोल के, आंख नाक कान खोल के आपको क्लास में बैठना है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बिफोर दैट हमें समझना है कि ये है क्या। चलो तो देखो, हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन। अगर आपसे इन वन वर्ड पूछा जाए तो व्हाट इज टैक्स, तो क्या बोलोगे? इट इज कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे कि गवर्नमेंट को जो हम कंपल्सरीली पे, खुश होके कौन देता है ना? कंपल्सरी सरकार मांग रही, अगर बोल दे वॉलंटरी है, मर्जी है तो दो, अदरवाइज नहीं दो, किसी की मर्जी नहीं होगी। तो ये क्या है? हमारा कंपल्सरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट करना होता है। गवर्नमेंट क्यों लेती है? तो अगर इन वन वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट टू सरकार। गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट जो हम करते हैं तो क्या होता है? हमारा टैक्स हो। ओके चलो मैम, हम सरकार को टैक्स देते क्यों हैं? सरकार हमारे हित के लिए ही काम करती है, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? काम करती है। तो टैक्स का मतलब होता है हिंदी में कर। गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, स्कूल बनाती है, कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है, डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है ना? बेसिक वाटर फैसिलिटीज देती है, सैनिटरी फैसिलिटीज देती है, ट्रेवल फैसिलिटीज देती है। मैं काम गिनवाने लगूंगी तो शाम हो जाएगी, है ना? तो गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सब कुछ करती है भाई, नोट छापने की मशीन थोड़ी ना है कि ऐसे ही पैसा निकल जाएगा। तो इतना सब करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, सरकार हमारे लिए ही कर रही है। तो हमसे ही क्या मांगती है? पैसा मांगती है कि आप पैसा कमा रहे हो, थोड़ा सा इधर दे दो, क्योंकि हमें आपके हित में ही क्या करना है? काम करना है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसीलिए गवर्नमेंट से हमारे ही वेलफेयर के लिए कुछ पैसा लेती है। उस पैसे को ही क्या बोलते हैं बच्चों? टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से वेलफेयर स्टेट। साथ में ही नोट डाउन करोगे, वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। सरकार ही क्या है? जिम्मेदार है देश को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए और सही तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए। तो द गवर्नमेंट, तो द गवर्नमेंट इज responsible for प्रोवाइडिंग। सरकार ही एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या है? लाइबल है। सरकार ही हेल्थ केयर के लिए क्या है? लाइबल है। So India is a welfare state. So the government is responsible for providing education, providing health care, providing employment. सरकार ही हमें क्या देती है? रोजगार देती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन रोडों पे आप अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हो, है ना, तो आपके पिताजी की नहीं है, वो किसकी है? सरकार की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, आप महफूज हो, सिक्योर हो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे फोकस करती है, आर्म फोर्सेस पे फोकस करती है, पुलिस बनाई हुई है, ठीक है, आर्मी बनाई हुई है, क्यों? आपकी सिक्योरिटी के लिए। और बहुत अन्य रीजन है। एंड अदर पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज, एंड अदर पब्लिक वेलफेयर। तो इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर आर एजुकेशन, फॉर आर हेल्थ केयर, फॉर आर एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड मैनी अदर फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट इसीलिए हमसे क्या लेगी? टैक्स लेगी। अब वेलफेयर स्टेट का अगला पड़ाव है, इन सबको करने के लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। यू ऑल्सो हैव टू नोट डाउन विद मी, साथ में ये लिखो ना, क्लास में अटेंटिव रहो, एंगेज रहो क्लास, ऐसा नहीं इधर देख रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, लिखना है साथ में आप। ठीक है, चलो नीड फॉर रेवेन्यू। पहला हमने टॉपिक देखा वेलफेयर स्टेट, कि गवर्नमेंट क्या है? रेस्पॉन्सिबल है हमारे सब काम के लिए।
अब ये सब करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आओ करो इंतजाम पैसे का। तो to provide these services, the government requires revenue. इन सब सर्विसेज को हमें देने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है, रेवेन्यू की जरूरत होती है। तो रिक्वायर रेवेन्यू एंड, और जो भैया टैक्सेशन है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। टैक्सेशन इज इट्स, सरकार नौकरी करने थोड़ी ना जाएगी कहीं। सरकार क्या बोलेगी? जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता से ही क्या लेंगे? हम पैसा लेंगे। तो टैक्सेशन इज इट्स प्राइमरी source of revenue. That's it. Highlight the point that taxation is primary source of is its primary source of revenue. चलिए, वेलफेयर स्टेट के बाद सेकंड पॉइंट है नीड फॉर रेवेन्यू। ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स। सरकार का मेन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, पैसा कमाने का जरिया क्या है? जनता द्वारा कर का भुगतान, टैक्स पेड बाय पब्लिक टू गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट इज पर्पस ऑफ टैक्स। और अभी अभी मैं 3 से 4 बार मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, टैक्स का पर्पस क्यों है, क्यों ले रहे हैं? सरकार के लिए टैक्स लेना प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। क्यों है? जनता के लिए क्या करना है? काम करना है। तो द गवर्नमेंट कलेक्ट्स taxes from the public, सरकार जनता से टैक्स कलेक्ट करती है। द गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सेस द पब्लिक एंड uses that money and uses that money public welfare only, for public welfare, and uses that money for public welfare development. पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए सरकार इस टैक्स का क्या करती है? इस्तेमाल करती है। अब समझ में आया? हम स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, वेलफेयर स्टेट। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालती है। संभालने का मतलब हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करना, एजुकेशनल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटरी फैसिलिटीज हमारे, और सिक्योरिटी फैसिलिटीज, तो दुनिया भर की ये सर्विसेज देने के लिए सेकंड स्टेप, सरकार को चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? फर्स्ट जो सोर्स है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन का पर्पस क्या है? तो पब्लिक के क्या करना है? काम करना है। फोर्थ आता है बच्चों नेचर ऑफ टैक्स। ये कोई पॉइंटर्स नहीं है, ये हमारे इंट्रोडक्शन है जिसको मैंने 4 स्टेप 5 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो नेचर ऑफ टैक्स एज इट इज आपको नोट डाउन करना है, जैसे मैं नोट डाउन कर रही हूँ। नेचर ऑफ टैक्स। अब आती है टैक्स की डेफिनेशन। सबसे से हम क्या कर रहे थे? ऊपर टैक्स का ट्रेलर आ रहा था, अभी ट्रेलर के बाद क्या आ गई है? उसकी पिक्चर आ गई है ना। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टैक्स इज कंपल्सरी, टैक्स इज कंपल्सरी, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट मैंडेटरी, और इसको पेक्यूनरी बर्डन भी बोला जाता है। तो टैक्स इज कंपल्सरी, और वी कैन से मैंडेटरी contribution, mandatory contribution, every eligible person has to pay, every eligible person has to pay tax as per the
एज पर द लॉ, कानून के हिसाब से हर जिम्मेदार, हर एलिजिबल पर्सन, अब एलिजिबल कौन होगा थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आएगा, हु इज एलिजिबल फॉर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एज पर द लॉ टैक्स इज कंपल्सरी या मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, every eligible person has to pay tax as per the law, even though no one likes to part their हार्ड अर्न मनी, कोई मेहनत की कमाई के हिस्से नहीं करना चाहता, पर करना पड़ेगा, तो हार्ड अर्न मनी, ठीक है। तो मेहनत की कमाई के हिस्से करने कोई नहीं चाहता, पर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया क्या है, कंपलसरी है, मर्जी नहीं है आपकी कि आपके ऊपर एक क्या है, बर्डन समझ लो, तो सरकार थोप रही है, आपको पे करना ही पड़ेगा। तो मैम यहाँ पढ़ ली हमने डेफिनेशन ऑफ, क्या टैक्स एक ही टाइप का होता है, नहीं, बहुत टाइप का होता है, तो लिखो टाइप्स ऑफ टैक्सेस। The government can levy taxes on इनकम, सरकार हमारी इनकम पे टैक्स लगा सकती है, तो उसको बोलोगे इनकम टैक्स, क्या बोलेंगे उसको बच्चों, इनकम टैक्स। हमारे बिजनेस में होने वाले फायदे मतलब प्रॉफिट पे भी सरकार क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। सरकार गुड्स एंड सर्विसेज पे भी क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है, और इसको क्या बोलेंगे, जीएसटी, गुड्स एंड, ठीक है, और भी अदर है। तो बिजनेस इनकम पे टैक्स लगेगा, हमारी इनकम पे टैक्स लगेगा, सामान बेचने खरीदने पे टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट भिन्न भिन्न तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बेस से हमसे क्या कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। आई बात समझ में, चलो, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, वेलफेयर स्टेट, फिर पैसे की जरूरत, पैसे का यूज क्या होगा, और फिर टैक्स का नेचर, और उसके बाद टैक्स बहुत सारे टाइप का होता है, मतलब वेज टू कलेक्ट टैक्स। अब आते हैं हम कि टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, टैक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, टैक्स कैन फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। टैक्स के कितने टाइप हैं, दो टाइप होते हैं, दो ही होते हैं, कोई और ज्यादा टाइप नहीं, कोई बेसिस नहीं है कि इसके बेसिस पे ये वाला टाइप, नो नो नो, देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस ओनली। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। चलो, एक डिफरेंशिएशन टेबल से दोनों टैक्स को समझ लेते हैं, बीच में ही लाइन बना दीजिए, हेडिंग आपने डाल ही दी है, डायरेक्ट टैक्स और इन वन लाइनर समझाऊं। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, जो सीधे आप पे बाहर करे वो डायरेक्ट टैक्स, और जो घूम फिर के बाहर करे इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपने कमाया, आपकी इनकम है, आप पे ही लगेगा, जो आपने पे किया आज किस पर, लेकिन आप उसका बोझ किसी और पे डाल सकते हो, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो बर्डन शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको नोट डाउन करें। देखो, मिस्टर राम ने एक कंपनी में जॉब करता है, वो उसको हर साल 15 लाख रुपए मिलते हैं, उसका 12
लाख पर एनम एलपीए है, उसकी सैलरी है 15 लाख साल की। 15 लाख रुपए राम ने पूरे साल काम करके कमाए। ये बताओ काम किसने किया? राम ने। मेहनत किसने की? राम ने। पैसा किसको मिलेगा? राम को। तो भैया टैक्स भी कौन देगा? राम। राम के द्वारा जो भी इनकम अर्न की गई है, ये क्या है? इनकम। जो फ्री में तो नहीं मिली, इसने क्या की है? अर्न की है। इनकम पे लगने वाला टैक्स होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। हम सिलेबस में इनकम टैक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो राम की इनकम पे राम की वाइफ सीता टैक्स देगी क्या? वो क्यों देगी? देखो, जॉब पे डेली राम गया, सैलरी राम को मिली, सरकार की नजर में राम एक एलिजिबल पर्सन है, ना कि उसकी वाइफ सीता एक एलिजिबल पर्सन है। तो द पर्सन जो कमाएगा उसी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और ये हमारा इनकम टैक्स। अभी आते हैं, राम ने मार्केट से चिप्स का पैकेट खरीदा 20 रुपीज। 20 रुपीज में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड है। 19 का पैकेट था, 1 रुपए की जीएसटी है, उसने पे कर दी है। अभी के लिए 20 रुपए राम की गए हैं। राम ने ये पैकेट रहीम को दे दिया, रहीम ने उसको 20 रुपए दे दिए। खरीदार राम ने था, दुकानदार को 20 रुपए राम ने दिए हैं, लेकिन राम ने रहीम को बेच दिया। 20 रुपए अब किसके गए? रहीम के। रहीम ने सीता को दे दिया। सीता ने पैकेट खरीदा रहीम से और उसको 20 रुपए दे दिए। पैकेट फाड़ा और उसने चिप्स खा ली। एट द एंड पैसे किसके गए? सीता के। दुकानदार सोच रहा है राम ने टैक्स पे किया, नहीं, टैक्स पे किसने किया है? मतलब टैक्स का बर्डन क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इसका मतलब मैम हम ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं कि बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का जो बर्डन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर लगता किस पे है लास्ट में? जो कंज्यूमर होता है ना बच्चों गुड्स का, तो एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स पे ही क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर होता है और अंत तक होगा जब तक कंज्यूमर नहीं मिल जाए। जिसने पैकेट फाड़ा, चिप्स को ग्रहण किया, वही कौन है? हमारा टैक्स पेयर माना जाएगा। अच्छा, राम की सैलरी से सीता ने शॉपिंग की, भाई कर ले, वो उसकी वाइफ है, कर सकती है, पर सैलरी का टैक्स तो कौन ही पे करेगा? राम पे करेगा। आई थिंक यू गाइज हैव क्लियर ओपिनियन राइट नाउ अबाउट द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट हमारी इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर पे लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्टली पे करते हैं, जिसके ऊपर लग रहा है वही देगा। तो चुभता है, वो डायरेक्ट पिंच करता है। इनडायरेक्ट टैक्स पिंच किसको करेगा? एंड वाले कस्टमर को। और जो भी उसको पिंच नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है कि चिप्स के पैकेट में 1 रुपए का क्या दिया है, उसने जीएसटी पे किया है। यही बात समझ में। अब हम डिफरेंस लिखते हैं। फर्स्ट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। जो कमाएगा, जो करेगा, वो भरेगा। तो सेम पर्सन, सारा बोझ, सारा इम्पैक्ट, अच्छा बुरा कैसा भी हो, सेम पर्सन पे ही आएगा। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। दो अलग अलग लोगों पे। सेकेंड वन इज, इट इज लेविड ऑन। लेविड का मतलब लगता है किस पे? इनकम पे लगता है। किस पे लगता है? इनकम पे। इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पर्सन हिमसेल्फ bear the burden of टैक्स। खुद ही उसका बोझ उठाता है। तो पर्सन हिमसेल्फ bear the burden of
टैक्स एंड इट डायरेक्टली पिंच आउट, उसको इतनी जोर से चुभता है। कोई आपको बोले 15 लाख में से 2 लाख मुझे दे दो फोकट के, में दर्द तो होगा ना। सेम वैसे ही गवर्नमेंट को भी हमसे मांगते हुए शर्म तो नहीं आएगी, लेकिन हमें देते वक्त क्या आएगा, दुख होगा, रोना आएगा, है ना। एंड इट डायरेक्टली पिंच द पर्सन, यहां लिखो टैक्स इज recovered from the person, tax is recovered from the person who passes the burden to another person। तो जिसके ऊपर बर्डन है उससे टैक्स का हम क्या करेंगे, भुगतान देंगे, वो हमें पेमेंट करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल से पहले लिख लो, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स भी बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव का मतलब है, अगर चलो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, पहले लिखो इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। चलो समझते हैं फोर्थ पॉइंट को। ये है ग्रेट ओजी मिस्टर अंबानी जी, और ये है नॉर्मल कोई भी व्यक्ति मिस्टर मोहन। मिस्टर अंबानी जी की इनकम है साल की 10 करोड़, मान लेते हैं, ज्यादा है पता है मुझे, और मिस्टर मोहन की साल की इनकम है 15 लाख। 15 लाख पे कम टैक्स लगेगा, 10 करोड़ पे ज्यादा लगेगा। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उसको सरकार को ज्यादा टैक्स देना होता है, सिंपल। मतलब ये क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। अच्छा मिस्टर मोहन की इनकम 20 लाख हो गई तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, 25 लाख हो गई और बढ़ जाएगा, 30 हो गई और बढ़, जैसे जैसे समय के साथ इनकम में इंक्रीमेंट होता जाएगा सेम वे से टैक्स में भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इनकम इंक्रीज टैक्स इंक्रीज, मतलब इनकम के साथ टैक्स ने भी क्या कर ली है, तरक्की कर ली है। इट इज ऑल्सो इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये भी क्या है, प्रोग्रेसिव है नेचर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल। मिस्टर अंबानी जी और मिस्टर मोहन दोनों डी मार्ट में जाते हैं। अब ये मत बोलना वो क्यों डी मार्ट में जाएगा, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकली सोचो दोनों गए हैं। मिस्टर अंबानी जी को मैगी का पैकेट लेना था, 15 रुपीज का आता है, मोहन को भी लेना था 15 रुपीज। बिल काउंटर वाली दीदी ने अंबानी जी को पैकेट 15 रुपए का दिया, मोहन को भी 15 रुपए का दिया, दोनों ने बराबर से टैक्स पे किया। इसका मतलब ये है, मेरी इनकम चाहे करोड़ों में हो चाहे लाखों में हो, मैगी के पैकेट की रेट तो दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। यहाँ मैं और अंबानी जी सेम लेवल पे खड़े हुए हैं। इसका मतलब इनकम ऊपर नीचे होने से इनडायरेक्ट टैक्स की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें तो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है, तो लग रहा है ना 15 रुपए की मैगी, इसलिए बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। इनकम बढ़ती भी जाएगी तो भी टैक्स तो नहीं बढ़ेगा, टैक्स तो गुड्स और सर्विसेज पे ही चार्ज किया जाएगा, है ना। चलो एंड द फिफ्थ पॉइंट डिफरेंस का लिखो एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका जीएसटी कस्टम्स। ठीक है, चलो तो अभी हमें समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
पेज कर देती हूँ तो सोफिस्टिकेटेड नोट्स। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस का मतलब है, मैम आप तब से बोल रहे हो कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट हैज टू वर्क, सरकार को काम करना पड़ता है, और प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के लिए सरकार हमसे टैक्स लेगी। टैक्स दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट, और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है वो इनडायरेक्ट। और मैम ये बताओ, क्या सरकार को अधिकार है हमसे टैक्स लेने का? तो जी बिल्कुल, सरकार को अधिकार है, तभी सरकार आपसे टैक्स ले रही है। मतलब संविधान में सरकार को ये अधिकार दिया गया है। मतलब इसका ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट आम जनता से, पब्लिक से क्या ले सकती है? टैक्स। अगर ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती तो आज हम टैक्स दे ही नहीं रहे, तो टैक्स लगता ही नहीं। इसका मतलब सरकार कुछ भी करती है वो बात कहाँ लिखी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सरकार बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? संविधान है ना। तो हमारा संविधान बड़ा है, ना कि सरकार। सरकार तो क्या है, हमें मैनेज करने वाली एक पार्टी है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। तो गवर्नमेंट कुछ भी हमसे चार्ज करेगी तो उस बात की अथॉरिटी कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या टैक्स लगाने की अथॉरिटी है? बिल्कुल है। टैक्स लगाने की पूरी पूरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो हम बोल सकते हैं, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड? बिल्कुल यस, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज कर सकती है। कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में, थोड़े सी जानते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यूज इससे बन जाता है, एंड यू हैव टू राइट प्रॉपर आंसर। अगर आपसे पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो आर्टिकल नंबर मत छाप के आना, आपको जैसा पूछा है वैसा ही लिखना है। एमसीक्यू है तो टिक करना है, और थ्योरी क्वेश्चन पूछा है तो वो लिखना है, ठीक है। अब बेसिक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए ना, आप डीटी पढ़ते हो, कि सरकार ने कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नोट डाउन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द, सबका ऊपर लेवल का, जो बिल्कुल उच्च लेवल का जो लॉ है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबके पिताजी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इज द सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या आता है? आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन। प्रीएम्बल, इसके अंदर क्या आता है? प्रीएम्बल मतलब इसका इंट्रोडक्शन। इसके कितने हिस्से हैं? 22 पार्ट्स हैं, एंड कंटेनिंग 444, 444 आर्टिकल्स। इतने सारे तो आर्टिकल्स हैं, और 12 क्या है बच्चों? शेड्यूल है। एंड 12 ठीक है। एनी टैक्स लॉ, कोई भी टैक्स लॉ हो, which is not in conformity, which is not in conformity
which is not in conformity with the constitution, with the constitution, any tax law which is not in conformity with the constitution is called ultra, important है, ultra wires. The constitution and held as and held as क्या बोल देंगे, इलीगल. जो बात, जिस बात की कंफर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला है. अंग्रेजी में खिलाफ को बोलने को बोलते हैं बच्चों अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस. तो ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको क्या बोल दिया फिर हमने, इलीगल एंड वॉइड. स्टार्टिंग से ही गलत है. हेल्ड एज इलीगल and void. It is held as illegal and void. Write down. तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, जो वो बोलेगा वही होगा. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास प्रीएम्बल होता है, 22 पार्ट्स हैं, 444 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं. किसी चीज की कंफर्मेशन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है तो दैट इज अल्ट्रा वायरस. और अल्ट्रा वायरस है तो उसको क्या बोलेंगे, इलीगल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इलीगल. ओके चलो. अब हमने एक बात बोली कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि लगा लो आप टैक्स, और जनता से क्या ले लो, टैक्स ले लो, पैसा लो और जनता के लिए क्या करो, काम करो. कहाँ लिखा हुआ है ये बात, पहले लिखो आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 of the constitution, article 265 of the constitution lays down that no tax shall be levied, that no tax shall be or collected except by the authority, except by the authority of law. बिना लॉ की परमिशन के गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज नहीं कर सकती है. तो आर्टिकल 265 ने ये बात साफ साफ कह दी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है देयर इज नो टैक्स जो एप्लीकेबल होगा जनता पे. ये साफ साफ लिख दिया है. तो इट मीन्स टैक्स प्रपोज टू बी, टैक्स proposed to be levied must be within the legislative competence, within the legislative competence. तो कानूनी दायरे में होना चाहिए जो टैक्स हम सरकार हमारे पब्लिक से ले रही है. तो कॉम्पिटेंस, वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विदिन क्राइटेरिया आना चाहिए. ठीक है. तो आर्टिकल 265 में ये लिखा हुआ है. एक और आर्टिकल पढ़ते हैं. आर्टिकल 246, read with schedule 3,
रीड विच शेड्यूल 7, 3 लिस्ट है, शेड्यूल 7 है ना। तो रीड विच शेड्यूल 7 डिवाइड्स सब्जेक्ट मैटर। अब देखो आर्टिकल 265 ने साफ साफ बोल दिया बिना कॉन्स्टिट्यूशन के परमिशन के गवर्नमेंट टैक्स लेवी नहीं कर सकती है। आर्टिकल 246 में आइटम बता दिए कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ये सब्जेक्ट मैटर है जिन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, कुछ ऐसे मैटर है में जिनमें दोनों मिलके टैक्स लेंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 जब भी आप पढ़ोगे उसको शेड्यूल 7 के साथ पढ़ना है, दोनों आपस में लिंक हैं। तो जब भी आर्टिकल 246 गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आप खोलोगे साथ में क्या खोल लेना? शेड्यूल 7। आपको खोलने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं ना ऐसा। तो रीड विच शेड्यूल 7 डिवाइड्स सब्जेक्ट मैटर, divides subject matter of law made by legislature into 3 categories. ठीक है, कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, only the central government, only the central government has power of legislation on subject matters covered in the list। मतलब समझ में आया होगा कि जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर लिखे हुए हैं उन सब्जेक्ट मैटर पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। उन सब्जेक्ट मैटर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, only the state government has the power, only the state government has the power of legislation on कौन से सब्जेक्ट मैटर? जो स्टेट लिस्ट में कवर है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी यूनियन लिस्ट के मैटर पे, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी स्टेट लिस्ट के मैटर पे, ऑन द सब्जेक्ट मैटर्स covered in the list। और लास्ट वन इज concurrent list, concurrent list। दोनों बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी प्लस एसजी दोनों जिस पे टैक्स लगाएंगे वो कुछ मैटर हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं। तो ये कुछ मैटर हैं जो लिखे हुए हैं हमारी 3 लिस्ट के अंदर, जो मैटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि इस वाले लिस्ट पे जो मैटर हैं उन पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट लिस्ट के मैटर पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे दोनों मिलके क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे, है ना। चलो, तो मैम हमने ये क्यों पढ़ा? देखो क्यों पढ़ा, अब एक लाइन लिख लो, सब क्लियर हो जाएगा। एंट्री 82 लिस्ट के अंदर क्या लिखी हुई है? एंट्रीज हैं बहुत सारी। एंट्री 82 ऑफ कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। टैक्सेस ऑन इनकम, taxes on income, underline the word income, other than
एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना था कि टैक्स सरकार हवाबाजी में नहीं ले रही है, सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है। इन विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 265, फिर आर्टिकल नंबर 246 में बताया है कि शेड्यूल 7 के साथ पढ़ो और हर गवर्नमेंट अपने मैटर देख ले। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट की एक एंट्री है 82 नंबर की, कौन सी? वहां लिखा हुआ है कि लोगों द्वारा कमाए हुए इनकम पर एग्रीकल्चर के अलावा लोगों ने कहीं से पैसा कमाया, आप उन पे क्या लगाओ? इनकम टैक्स। और कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, हमारी सब्जेक्ट भी क्या है? इनकम टैक्स। हम क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स पर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर पे कौन टैक्स लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। मेजरली एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज हमने पढ़ा गवर्नमेंट का वेलफेयर स्टेट, रेवेन्यू की क्यों जरूरत है, पर्पज, नेचर एंड द टाइप्स। टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्स। अभी स्टार्ट होगा कि टैक्स का हमारे पास सोर्स क्या है, लॉ हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से, फिर उसके बाद हम हमारा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।